रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशिका रात के समय अपने हाथों में अपनी हील लिए रोते हुए घर आती है। ये देखकर उसकी सास अमृता उससे कहती है, अरे बहू ये क्या, तेरी हील्स पैरों की जगह हाथों में क्यों है? नया फैशन है क्या? नहीं माँ जी, ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि दुख की बात तो ये है कि मेरी हाई हील्स रास्ते में ही टूट गई, जिस वजह से मुझे उन्हें हाथ में पकड़ के लाना पड़ा। अब मुझे बताओ माँ जी, मैं क्या करूँ? मेरे पास एक ही हाई हील्स थी, अब मैं पार्टी वगैरह में क्या पहन कर जाऊंगी? अरे तो क्या हुआ, जुड़वा लियो इसको मोची से। मैंने भी तो कल अपनी चप्पल जुड़वाई थी और अब देख कितनी मस्त चल रही है। अगले साल से पहले टूट के दिखाए अब। अरे माँ जी, हाई हील्स है जो अगर एक बार टूट जाती है तो किसी काम की नहीं रहती है, कोई मोची इसे जोड़ नहीं सकता। अब मुझे नई ही लेनी पड़ेगी। नहीं लेगी तो थोड़ी चपटी चप्पल लियो, वरना उसको भी तो 2 दिन में तोड़कर यूं ही रोती आएगी। अब की बार मैं एक नहीं 5 जोड़ी हाई हील्स लूंगी, ताकि एक टूट जाए तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन रहे। आशिका इतना बोलती ही है कि तभी दरवाजे से उसका पति मयंक अंदर आता है, जो इस वक्त ऑफिस से आया था। उसको आते देखकर आशिका रोते हुए उससे कहती है, मयंक जी देखिए ना, मेरी इकलौती हाई हील्स टूट गई है, क्या आप मुझे नई हील्स दिला देंगे? आकर पति को पानी पूछना जरूरी नहीं है, उससे पहले ये पूछ लो कि हील्स दिलाऊंगा या नहीं। अरे बाबा, गुस्सा क्यों करते हो? अभी लाती हूँ ना पानी, उसके बाद बता देना कि दिलाओगे या नहीं। इतना बोलकर आशिका अपने पति के लिए पानी की जगह शरबत बनाकर लाती है और उसको बड़े प्यार से देते हुए कहती है, मेरे पति परमेश्वर, ये लीजिए, पानी नहीं बल्कि ठंडा ठंडा शरबत, आराम से पीजिए और एक लंबी सांस लेकर बताइए, क्या आप मुझे हील्स दिला देंगे? तुम भी ना सच में अलग और अनोखा पीस हो इस दुनिया में। ठीक है बाबा, दिला दूंगा, अब शरबत पीने दो। बहू को अच्छे से पता होता है मयंक बेटा कि तुझे कैसे मनाना है। ऐसे ही अपने चुलबुले स्वभाव से आशिका मयंक को हील्स दिलाने के लिए मना लेती है और अगले दिन वो एक मॉल में जाकर 5 फैशनेबल पेंसिल हील्स पसंद करती है। लेकिन उन हील्स को देखकर मयंक बोलता है, ये हील्स पहनने के ही काम आती है ना, या किसी के सर में छेद करने के? अरे इतनी पतली हील्स, इनको पहनकर तुम चल भी पाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं चल लूंगी। और वैसे भी ये पेंसिल हील आजकल ट्रेंड में है, और हाँ, मुझे ये 5 लेनी है। 5? हाँ लुटाओ, पति की कमाई तो बनी ही इसलिए है। मयंक आशिका को वो 5 हील्स दिला देता है और उस दिन के बाद से तो अब आशिका घर में भी अपनी हील्स पहनकर घूमती। अब तो उस पर 5 हील्स थी, इसीलिए वो रोज बदल बदल कर हील्स पहनकर बाहर जाती। ऐसे ही एक शाम जब वो अपनी सहेलियों की किटी पार्टी से वापस आ रही होती है, तो पड़ोस की बिमला जो गली में खड़ी थी, उसकी नजर आशिका की हील्स पर जाती है और वो उसे रोकते हुए कहती है, अरे आशिका बहू, ये पैरों में क्या पहना हुआ है? बड़ी सुंदर सैंडल है। आंटी जी, वो सैंडल नहीं बल्कि हील्स हैं, जो टीवी शोज में मॉडल पहनती है। अच्छा, कल दूसरी पहनी थी तूने और आज दूसरी। वो मेरे पास 5 जोड़ी हील्स है, सारी की सारी न्यू ट्रेंड के हिसाब की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सासू माँ इंतजार कर रही है। आशिका इतना बोलकर घर चली जाती है और घर आते ही जल्दबाजी में अचानक उसका पैर फिसलता है और हील्स में वो खुद को संभाल नहीं पाती और धड़ाम से गिर जाती है। इतने में उसके गिरने की आवाज सुनकर अमृता कमरे से बाहर आती है और अपनी बहू को जमीन से इश्क लड़ाते देखकर कहती है, अरे बहू, ऐसे जमीन पर क्यों गिरी हुई है? माँ जी, मैंने सोचा देख लूं, फर्श पे मिट्टी तो नहीं है, इसीलिए चेक करी थी। हद है, जानबूझकर कौन गिरता है? फिसल कर गिर गई मैं। अब पंचायत जमा करने की जगह मुझे उठाने का कष्ट करो। हाँ, उठाती हूँ। अमृता अपनी बहू को सहारा देकर उठाती है और सोफे पर बैठाती है, जिसके बाद आशिका अपने हील्स की तरफ देखती है तो वो टूट चुकी थी। ये देखकर आशिका रोते हुए कहती है, माँ जी, मेरी नई हील्स टूट गई। भगवान, अभी तो लिए हुए मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, आपने मेरी नई हील्स तोड़ के रख दी। क्यों? आखिर मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? बहू, भगवान पहनकर घूम रहे थे क्या तेरी हील्स? अरे बहनी तो तूने ही थी ना, तो उन पर क्यों दोष लगा रही है? माँ जी,
मेरे पास अभी 5 जोड़ी थी, उसमें से एक टूट गई, अब 4 ही बची है। मुझे गुस्सा आ रहा है। हाथ पैर में लगी है या नहीं ये देखने की जगह तुझे अपनी हील्स के टूटने की ज्यादा चिंता है। रोती रहे अपनी हील्स को लेकर। मैं जा रही हूँ कमरे में। बता दियो अगर इसका अंतिम संस्कार करना हुआ तो बुला लूंगी लोगों को। बेचारी आशिका अभी नई 5 जोड़ी हील्स लाई थी, जिसमें से एक टपक गई। खैर उस दिन तो आशिका सदमे में डूबकर वो दिन निकाल लेती है और अगले दिन जब वो सुबह के वक्त अपने हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी उनके घर पर विमला आती है और वो आशिका को हॉल में बैठा देखकर कहती है, अरे वाह आशिका बहू, तू मुझे यही मिल गई। मुझे तेरे से काम था। वो क्या है ना, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। तो आंटी जी मैं क्या करूँ, मैं भी चलूँ क्या साथ में? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरी बहू की सैंडल टूट गई अचानक और उसके पास एक ही सैंडल थी, तो मैंने उससे कहा तेरे से एक ले आती हूँ। तेरे पास तो 5-5 है ना। गाँव बसानी भिखारी पहले आ गए। पहले ही मेरी एक हील टूटकर बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब ये आई है तो देनी तो पड़ेगी ना। आंटी जी पहली बात तो ये कि मेरे पास सैंडल नहीं, सारी हाई हील्स है। आपकी बहू पहनकर चल तो पाएगी ना? अरे बहू वो तो बुर्ज खलीफा जितनी हील्स पहन ले, तेरी तो फिर भी छोटी है। फेंकू कहीं की। लाती हूँ। आशिका दुखी मन से अपने 5 में से बची 4 हील्स में से एक हील विमला को दे देती है और शाम के समय जब विमला हील्स लेकर वापस आती है तो उनमें से भी एक टूटी हुई थी। ये देखकर आशिका कहती है, आंटी जी ये क्या किया? मेरी नई की नई हाई हील्स तोड़ कर ले आए आप। मैंने कहा था ना नहीं पहननी आती तो बता दो, क्यों लेकर गई? अरे बेटा तेरे पास तो है ना और भी। वैसे जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुझे इसके पैसे दे दूंगी। अभी चलती हूँ। विमला तो जल्दी से पल्ला झाड़ कर निकल लेती है और बेचारी आशिका अपनी 5 हील्स के कलेक्शन में से अब एक और हील्स को खो चुकी थी और अब उसके पास बस 3 हील्स बची थी, जिसके चलते वो उन हील्स को अब बस आने जाने में ही डाला करती। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट से अपनी बची हुई 3 हील्स में से एक हील्स पहन कर जाती है। तभी रास्ते में एक सीवर के ऊपर लगे ढक्कन के छोटे छोटे छेदों में आशिका की पेंसिल हील फंस जाती है और उसको निकालने के चक्कर में वो हील भी उससे टूट जाती है। हे भगवान, आखिर आपकी क्या दुश्मनी है मेरी हील से? अरे मेरी तीसरी हील भी तोड़वा दी। इतने में एक पास से जाने वाली लड़की आशिका की बात को सुनकर कहती है, ऐसे रास्ते पर पेंसिल हील पहनकर चलोगी तो वो टूटेगी ही ना। उस पर भी भगवान की ही गलती है। भगवान ने ही सीवर के ऐसे ढक्कन बनाकर नीचे भेजे हैं ना, पागल औरत। एक अनजान लड़की आशिका की बेइज्जती करके चली जाती है, लेकिन आशिका तो बहुत ढीठ थी। वो कुछ दिनों बाद अपनी एक सहेली के घर जाने के लिए अपनी चौथी हील को पहन लेती है और होना क्या था, घर के बाहर ही वो तेजी से गिरती है कि उसकी एक हील तो पैर से निकलकर हवा में उड़ते हुए नीचे गिरकर टूट जाती है। और ये देखकर वहाँ खड़ी विमला कहती है, ऐसे ही बहू, उस दिन मेरी बहू से भी तेरी हील्स ऐसे ही टूट गई थी। अब देख, जैसे आज तेरी गलती नहीं है वैसे उस दिन उसकी भी गलती नहीं थी। आशिका बिना कुछ कहे गुस्से में उठकर घर में जाते हुए खुद से कहती है, आखिरी हील्स बची है मेरे पास, उसे किसी भी हालत में बचाना होगा, टूटने नहीं देना। इस बार पहन के जाऊंगी तो। आशिका अपनी आखिरी हील बदलने घर के अंदर आती है तो देखती है कि सामने सीढ़ियों से उसकी सास उसकी आखिरी हील पहने उतर रही है। अमृता सीढ़ियों को पकड़कर उतर रही होती है, लेकिन हील्स में उसका पैर फिसलता है। वो खुद तो ग्रिल पकड़कर खुद को बचा लेती है, लेकिन उसके पैरों की हील लुढ़कते हुए नीचे सीढ़ियों से आकर गिरकर टूट जाती है। अपनी आंखों के सामने अपनी आखिरी हील को भी दम तोड़ते देखकर आशिका कहती है, अब तो मयंक को मेरा शरबत पिलाना भी काम नहीं आएगा। मेरी 5 हील मुझे छोड़ के चली गई। नहीं बहू मुझे माफ करना। बेचारी आशिका, जैसे उसे हाई हील्स पहनने का शौक था, वैसे ही उसकी हील्स को किसी न किसी कारण से टूटने का शौक था और वो 5 की 5 एक एक करके टूट भी गई। आशिका के साथ तो बुरा हुआ, लेकिन क्या आपकी हील्स कभी टूटी है? अगर हाँ तो किस्सा हमें कमेंट में बताएं। रोहित, तो फिर क्या सोचा है तुमने? कब कर रहे हैं हम शादी? बस कुछ समय और,
मेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाए, फिर हम आराम से शादी करेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे तुमसे एक बात क्लियर करनी थी। तुम्हें पता है ना कि मेरी छोटी बहन का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। शादी के बाद वो मेरे साथ आएगी। मोनी कम ऑन यार, कैसी बातें कर रही हो। ऑफ कोर्स तुम उसे शादी के बाद यहाँ ला सकती हो। थैंक यू रोहित। कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहित के ऑफिस का सारा काम खत्म हो जाता है और अगले दिन ही वो दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और मोनी अपनी बहन दिव्या को साथ लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन मोनी खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ऐसे में रोहित बोलता है, वाह मेरी जान, कितना अच्छा खाना बनाया तुमने। अच्छा जी, आपका ही फेवरेट खाना बनाया है आज तो। अरे दी, सब जीजू का ही फेवरेट बना है या मेरी पसंद का भी कुछ खाना बना है इस घर में? अरे दिव्या, मैंने तेरी पसंद का भी खाना बनाया है। देख, आलू पूड़ी तुझे कितने पसंद है। अच्छा जी, साली साहिबा को ही खिलाओगी क्या या मुझे भी खिलाओगी? अरे आपको भी देती हूँ, ये लीजिए। हंसी मजाक करते हुए सब खाना खा लेते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी मिलकर छत पर जाते हैं और ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। ऐसे में रोहित कहता है, मोनी, मौसम कितना रोमांटिक है ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ रोहित। जीजू मेरे पास एक आइडिया है, बोलूं? हाँ हाँ दिव्या बोलो। दी, जीजू, हम यहाँ बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं। मौसम भी मस्त है, बहुत मजा आएगा। बताओ क्या बोलते हो आप दोनों? ठीक है साली साहिबा। और हाँ, गेम में जो भी हारेगा उसे कुछ करना पड़ेगा हारने पे। ओके डन। ठीक है। अगले ही पल सभी बैठे होते हैं और गाना स्टार्ट करते हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल के बुझा जाए। ए से अब दिव्या तुम शुरू करो। मैं ए से क्या गाऊं, याद ही नहीं आ रहा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं दी, आप कुछ करो ना। ऐसे कैसे, करना तो पड़ेगा, वो भी जो तेरे जीजू बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो साली साहिबा अपने जीजू के लिए 2 लाइन शायरी में सुनाओ। शायरी? ओके, सुनाती हूँ, लेकिन रोमांटिक शायरी आती है मुझे। अरे कोई नहीं, जो तेरा दिल करे वो सुना दे। अर्ज किया है, हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, के कहते हैं शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। वाह वाह, क्या बात है दिव्या, इतनी अच्छी शायरी। किसी को पसंद करती हो क्या? अरे नहीं जीजू, ये तो खाली टाइम में लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। इतना कहकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन मोनी अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट चली जाती है और अपनी बहन से कहती है, दिव्या, मैं आंटी जी के साथ बाजार तक जा रही हूँ, तू अपना और घर का ख्याल रखना, और हाँ, बाहर मत जाना। ठीक है दी। इतना कहकर मोनी चली जाती है। दिव्या घर में बोर हो रही होती है। पहले वो घर में कुछ साफ सफाई का काम करती है, उसके बाद नहाने चली जाती है। इसी टाइम अचानक से रोहित घर की बेल बजाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता और फिर वो एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोलकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है, जहां दिव्या टॉवल में खड़ी होकर अपने हेयर ड्रायर कर रही होती है। तभी रोहित ये देखकर रोमांटिक हो जाता है और फिर कहता है, वाओ, आज तो मोनी फुल मूड में लग रही है, जल्दी से सरप्राइज देता हूँ उसे। इतना बोलकर वो दिव्या को मोनी समझकर पीछे से उसे हक करके उठा लेता है और फिर बोलता है, मोनी मेरी जान, आज इतनी हॉट कैसे बनी हुई हो तुम? तुम्हें पता था क्या मैं आने वाला हूँ, जो इस मूड में हो? जीजू हटिए, ये मैं हूँ दिव्या, दीदी नहीं है, छोड़िए मुझे। दिव्या तुम? और ऐसे? उप्स, सॉरी सॉरी, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर लिविंग रूम में हूँ। जी जीजू। कुछ ही देर के बाद दिव्या चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, जिसके बाद पीछे से रोहित उसे देख रहा होता है और उसके पास जाकर उसे अपने करीब लाकर बोलता है, साली साहिबा आप भी बेहद ही सुंदर हैं, मैं मदद कर दूं क्या चाय बनाने में आपकी? अरे जीजू, मैं खुद बना लूंगी। तभी जब उसे चाय में चीनी डालनी होती है तो वो देखती है कि चीनी के डब्बे में चीनी है ही नहीं। तो वो कहती है, अरे जीजू, चीनी कहाँ पे रखी है? अरे वो ऊपर रखा है, लाओ मैं उतार देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। इतना बोलकर वो खुद चीनी उतारती है
और टेबल पर से उसका पैर अचानक फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। ऐसे में रोहित उसे अपनी बाहों में उठाता है और कमरे में ले जाता है। अरे कहा था ना मुझे करने दो, पर सुनती कहाँ हो। अरे जीजू, मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी। अब चुप बैठो थोड़ी देर, मैं नहीं होता तो कौन देखता तुम्हें यहाँ ऐसे। इतना बोलकर वो उसके मोच वाले पैर पर बड़े ही प्यार से छूने के बहाने दवाई लगाता है कि तभी घर की डोरबेल बजती है और रोहित दरवाजा खोलता है, जिसके बाद मोनी रोहित को देखकर हैरान हो जाती है और फिर कहती है, अरे आप यहाँ कैसे, इतनी जल्दी कैसे आए ऑफिस से? हाँ सर दर्द था इसलिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रोहित दिव्या को पाने के लिए तरकीबें सोचता रहता है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ क्लब जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और दिव्या की बातें अपने दोस्तों को बता देता है, जिससे उसके दोस्त उसे बोलते हैं, अबे हलकट, तुझ में दम नहीं लगता है? जब तुझे वो अच्छी लगती है तो उसके करीब जाना। अबे अगर सच में अपनी साली को अपने पास चाहता है तो ये ले, आज उसे जूस में डालकर पिला दियो। ठीक है, आज तो मैं दिव्या को पाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो घर आ जाता है। मोनी सो रही होती है कि तभी रोहित दिव्या के कमरे में जाकर उससे कहता है, अरे ये क्या दिव्या, तुम सोई नहीं अभी तक? चलो ये जूस पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम्हारा पैर कैसा है वैसे? ठीक है जीजू, लेकिन दर्द अभी भी है। इतना बोलकर वो दिव्या को जूस पिला देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे नशे में जाती है और इसी बीच रोहित उसके करीब आकर फायदा उठाता है। साथ ही उसके साथ अपने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता है। कुछ ही दिनों के बाद रोहित एक बार फिर से दिव्या के पास जाता है और उसे छेड़ने लगता है। तभी दिव्या बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, मैं दीदी को सब बता दूंगी। खबरदार, अगर अपनी दीदी को कहा तो मैं उसे छोड़ दूंगा और तुम्हारी बदनामी भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी पिक्स हैं, ये देखो। पिक्चर्स को देखकर दिव्या बिल्कुल टूट जाती है और अपनी बहन की खातिर वो रोहित के अत्याचार सह लेती है, जो कि करीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता है, जिससे दिव्या अब चुप चुप सी और सहमी सहमी रहने लगती है। साथ ही वो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बहुत ज्यादा रो रही होती है कि तभी उसकी बहन मोनी उसे देख लेती है और बहुत पूछने पर मोनी कहती है, दिव्या बात क्या है, तू इतना रो क्यों रही है? मोनी के बार बार पूछने पर वो उसे सारी बातें बता देती है कि आखिर रोहित ने उसके साथ में क्या क्या किया है। ये सब जानकर मोनी को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही उसका दिल भी टूट जाता है और अगले दिन मोनी रोहित से जबरदस्ती उसका फोन लेती है, जिस वजह से उसका फोन टूट जाता है। लेकिन रोहित को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, तो ऐसे में मोनी बोलती है, ओफो रोहित जी, आप ऐसा करिए ऑफिस चले जाइए, आपका फोन मैं ठीक करवा कर भेज दूंगी। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ठीक करा लूंगा जाकर। अरे रोहित जी आप जाओ, आपको लेट हो रहा है ना। रोहित के जाने के बाद वो एक बार फिर से फोन को ऑफ करके स्विच ऑन करती है, जिसके बाद फोन सही से चलने लगता है और फोन में वो अपने पति की सारी काली करतूतें देख लेती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है, जिसके बाद पुलिस रोहित को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। इतना ही नहीं, मोनी रोहित से डाइवोर्स भी ले लेती है और दोनों बहनें किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती हैं। महक एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। वो घर में अपने पति राघव और सास गीता के साथ रहा करती थी। महक की बस एक ही कमी थी कि उसको बार बार एसिडिटी होने की वजह से बहुत ज्यादा पाद आया करते थे, जिसकी वजह से उसको कई बार अपनी सास की खरी खोटी सुननी पड़ी थी। ऐसे ही एक दिन महक चाय लेकर अपनी सास को देती है, तभी उसको एक जोरदार पाद आ जाता है और ये देखकर उसकी सास बोलती है, अरे रे नासपीटी, पूरे घर में बदबू फैला दी। जब से आई है मेरे घर में पाद मार मार के जीना हराम कर दिया है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे मेरे सामने ना आंसू मत बहा, जा यहाँ से अब। सारा का सारा मूड खराब कर दिया पदोड़ी ने।
माँ जी चाय तो पी लीजिए। अरे ऐसी बदबू में तो चाय भी जहर बन गई, जाके ले जा इसे। महक की सास गीता ऐसे ही आए दिन उस पर ताने कसा करती थी। ऐसे ही एक दिन गीता की बहन राधा उनके घर आने वाली होती है, जिसके चलते गीता महक से बोलती है, अरे ओ बदबू की दुकान, जरा इधर आ। हाँ जी माँ जी बोलिए। हाय भगवान, अरे ये पदोड़ी तो मुझे बदबू से मार ही देगी। माँ जी ऐसे मत कहिए। अरे चुप हो जा बदबू की दुकान, और मेरी बात ध्यान से सुन। कल मेरी बहन राधा आ रही है तो 2-3 दिन यहीं रहेगी, तो उसके सामने अपनी गंदी सी दुकान खोलकर मत बैठ जाइयो, समझी? उसके सामने तेरी ये पाद मारने की जहरीली बदबू नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी तो नाक ही कट जाएगी कि कैसी पदोड़ी बहू लेकर आई हूँ मैं घर में। समझ गई ना मेरी बात को? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। देख ले बहू, मुझे कोई कोशिश नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही अगले दिन गीता की बहन राधा उनके घर आ जाती है और गीता महक को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से पानी लेकर आ जा, और ये देख कौन आया है, तेरी मासी सास, जल्दी आ। महक रसोई में से पानी का गिलास ला ही रही होती है कि तभी वो एक जोरदार जहरीला सा पाद मार देती है। उस पाद की बदबू गीता और राधा दोनों की नाक तक जाती है कि तभी राधा गीता से कहती है, अरे दीदी, ये कैसी आवाज आई रसोई से? चलो चल के देखते हैं, कहीं बहू गिरविर तो नहीं पड़ी। आए हाय, ये बदबू, छी। अरे रे, ये बदबू की दुकान तो मेरी नाक ही कटवा देगी। अरे कुछ नहीं दीदी, वो घर में चूहे हैं ना, तो उन्होंने ही कुछ गिरा दिया होगा। इतने में महक पानी लेकर आती है और राधा को पानी देने के लिए झुकती है और ऐसे ही उसका एक धीरे से पाद निकल जाता है। अरे दीदी, ये बदबू और आवाज तो फिर से आ रही है, और ये बदबू तो तुम्हारी बहू के आते ही आई है। कहीं ये बदबू तुम्हारी बहू ही तो नहीं फैला रही? अब नहीं नहीं दीदी, अरे बताया ना आपको, ये सोफे बहुत पुराने हो चुके हैं तो उसी की आवाज है। और रही बात बदबू की, तो घर में बहुत सारे चूहे हो चुके थे, इसीलिए उनके मरने की दवाई डाली हुई है, उसी की बदबू है। अच्छा ठीक है। उस समय तो गीता बातों को घुमाकर राधा का ध्यान महक से हटा देती है और शाम को जैसे ही राघव आता है तो राधा से मिलकर वो बोलता है, अरे राधा मासी, कैसी हैं आप? कितने समय बाद आई हो आप? याद नहीं आती क्या आपको हमारी? अरे बेटा, याद तो आती थी, पर मेरी बहू मेरी इतनी सेवा करती है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अब आई हूँ ना, तो 2-3 दिन तेरे पास ही रहूंगी। इतने में महक सभी के लिए चाय लेकर आती है। सभी बैठकर चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी महक जोर से पाद मारती है और उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है। ये सब कुछ अब गीता के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो वो महक से बोलती है, अरे ओ पदोड़ी, तूने तो हमारा सांस लेना भी दुश्वार कर रखा है। पता नहीं क्या क्या खाती रहती है और पाद मारती रहती है, बदबू फैलाती रहती है। माँ जी, मैंने तो हमेशा ही आपकी सेवा की है, पर मेरी इस परेशानी का इलाज मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ओ बदबू की दुकान, जा यहाँ से। इस तरह राधा के सामने महक का पाद मारने का सच आ ही जाता है। गीता उस समय कुछ नहीं बोलती और महक के जाने के बाद वो अपने दुखड़े सुनाते हुए राधा से कहती है, अरे देख लिया ना दीदी आपने, मैं तो चाहती थी कि आपको कभी भी ये चीज पता ना चले, लेकिन ये सच्चाई कब तक छुपा सकती थी मैं? आखिर आ ही गई ना आपके सामने भी। अरे कोई बात नहीं। गीता को लगा था कि उसकी बहन उसकी बहू को लेकर उसे ताना मारेगी, लेकिन राधा ने उसे कुछ भी नहीं बोला, तो इस बात से वो थोड़ी हैरान हो जाती है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। अगली सुबह सभी लोग उठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी महक सबको खाना खिलाती है, पर उसके जोरदार पाद मारने की बदबू सभी जगह फैल जाती है, जिसकी वजह से राधा को उल्टी होती है। ये देखकर राघव बोलता है, अरे तुम खाना भी चैन से नहीं खाने दोगी क्या? देखो, तुम्हारी वजह से मासी की हालत खराब हो गई है। अरे बेटा, इसने तो हमारा खाना पीना, सांस लेना, उठना बैठना सब कुछ दुश्वार कर रखा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ इससे। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं तो चटपटा खाना भी नहीं खाती और दवाइयाँ भी इतनी खा ली, पर ये बीमारी है कि जाती ही नहीं। ये सब देखकर राधा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों चुप हो जाओ, एक मौका नहीं छोड़ते उसको ताने मारने का। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही हो?
आप खुद देख रही हो ना 2 दिन से कि इसने कितनी बदबू फैला फैला कर पाद मार मार कर जीना हराम कर रखा है। मेरा तो किसी दिन दम ही घुट जाएगा। माँ सही कह रही है राधा मासी, मैं तो रातों को सो भी नहीं पाता चैन से। इसके पाद मारने से पूरा कमरा बदबू से भर जाता है। राघव और गीता महक की पाद मारने की आदत की शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं और ये सब सुनकर राधा कहती है, तुम दोनों को तुम्हारा दुख तो दिख रहा है कि तुम कितने परेशान हो उसकी आदत से। कभी तुमने उसके बारे में सोचा है कि उसको तुम्हारे ताने सुन के कैसा लगता होगा? तुम दोनों को सिर्फ तुम्हारी परेशानी नजर आ रही है, उसकी परेशानी के बारे में तो तुम कुछ भी नहीं सोचते। कभी महक के दुख के बारे में सोचा है तुमने? इसे क्या होगा मासी, बल्कि हम इसके जहरीले पादों से मर जाएंगे एक दिन। ये तो बस दूसरों के लिए ही हानिकारक है। इसके पाद मारने की बदबू से पूरा घर बदबूदार हो जाता है। और क्या दीदी, इसको क्या फर्क पड़ेगा? अरे एसिडिटी ज्यादा समय तक शरीर में रहने से और भी घातक बीमारियों का रूप ले सकती है, और इसकी इस पाद मारने की आदत से भविष्य में इसको कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था मासी। सोचोगे कैसे? तुम दोनों को उसे कोसने से फुर्सत मिले तब ना। मासी जी मैंने हर चीज ट्राई कर ली है, लेकिन ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। राधा की बात सुनकर राघव और गीता को एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ महक की पाद मारने की आदत से परेशान होकर अपना दुखड़ा ही सुनाते रहे, पर उन्होंने कभी भी महक की परेशानी को दूर करने के बारे में नहीं सोचा। महक को रोता देखकर राघव उससे कहता है, मुझे माफ कर दो महक, हमेशा तुमको ताने मारने के अलावा मैंने कभी तुम्हारी परेशानी को दूर करने का सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दे बहू। इस सब के बाद राधा के बताए घरेलू नुस्खे से महक की ये पाद मारने वाली आदत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और ये सब देखकर गीता कहती है, अरे दीदी आपने तो कमाल ही कर दिया। महक इतने समय से परेशान थी इस परेशानी से, और आपने कुछ ही दिन में इसकी परेशानी दूर कर दी। हाँ, घरेलू नुस्खे से ये ठीक हो जाती है, पर तुम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। हाँ दीदी, हमारी ही गलती है। और राघव तुमको तो अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसकी सब परेशानियों को दूर करना चाहिए, ना कि उसके दुखों को और बढ़ावा देना चाहिए। जी मासी, समझ गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। राघव और गीता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और इसके बाद राधा भी अपने घर वापस लौट जाती है और अब राघव और उसकी माँ गीता को महक से कोई शिकायत नहीं होती। इतना ही नहीं, महक भी अब शांति से अपनी जिंदगी जीती है और अपने पति के साथ और सास के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।